चलो तो आज का टॉपिक जो है वो अपना है बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर कल वैसे बता दिए तुम लोगों को। बॉन्ड पैरामीटर का मतलब क्या हुआ समझो। पैरामीटर वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज में, मैथ्स में ये वर्ड आता है। पैरामीटर का मतलब ये होता है उस चीज को, जिसका भी पैरामीटर तुम बोल रहे हो, उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए किन किन वेरिएबल का यूज तुम कर रहे हो, उसको बोलते हैं पैरामीटर। सिंपल अगर हम मैथमेटिकली थोड़ा सा बात करें, जैसे मान लो मैं ऐसा लिख के तुम्हें दे, कोई फंक्शन है मान लो, हालांकि जस्ट हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये पैरामीटर वर्ड का मतलब बताने के लिए। कोई फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है। ये फंक्शन ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम ये बोलोगे, तुम भी बोल सकते हो कि अगर तुम एक्स और वाई दोनों का वैल्यू तुम्हें बता दें तो तुम कंप्लीटली बता सकते हो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। एक्स भी पुट कर दोगे, वाई पुट कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, ऐड कर लोगे, फाइनल वैल्यू आ जाएगा। तो बोलोगे इस फंक्शन में दो पैरामीटर है एक्स और वाई, जिसके हेल्प से हम इस फंक्शन को कंप्लीटली डिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा जो फंक्शन है वो क्या है, बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को तुम किन किन वेरिएबल से कंप्लीटली डिफाइन कर पाओगे, वो वेरिएबल कहलाएगा पैरामीटर, जिसको तुम देखोगे बुक में दिया होगा चार। कौन कौन चार है बोलो, कोई देखो। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तो अपने पास और बॉन्ड ऑर्डर। चार लेते हैं, बिल्कुल सही। तो चार बॉन्ड पैरा मतलब क्या होगा, वो चार तुम्हारा ये वेरिएबल एक्स वाई जैसा काम कर रहा है। उन चारों का अगर तुम वैल्यू जानते हो तो तुम उस बॉन्ड को कंप्लीटली डिफाइन कर पाओगे। सबसे पहला है, लिख लो, देयर आर फोर बॉन्ड पैरामीटर्स। देयर आर फोर बॉन्ड पैरामीटर्स। सबसे पहला बॉन्ड क्या ले, सबसे पहला लेंथ ही ले लेते हैं। दूसरा बॉन्ड एंगल। तीसरा बॉन्ड ऑर्डर। चौथा क्या है बोलो, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। या इसको बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकते हो। या एग्जैक्टली सेम नहीं बोलेंगे, बट यही तुमको एक आइडिया देता है बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड एक ऐसा फंक्शन है, इसको हम ऐसा बोल देंगे, जिसको तुम इन चार वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो, और इन चारों का वैल्यू अगर जान जाते हो तुम, तो पुट करके तुम फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब बॉन्ड के बारे में अच्छे से तुम लिख के बता सकते हो, बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, कितना लंबा है, कितने एंगल पे, वगैरह वगैरह सारा डिटेल उसका तुम बता सकते हो। तो इन सबसे पहले सीक्वेंस क्या होगा वो समझना हमारा। पहले चारों का हम लोग जस्ट डेफिनेशन लिखने वाले हैं ऑर्डर में। बॉन्ड लेंथ क्या है, डेफिनेशन। बॉन्ड एंगल, डेफिनेशन। बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन। फिर बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन। उसके बाद आएंगे हम लोग, यह जो बॉन्ड लेंथ है, कंपैरिजन पे क्वेश्चन वगैरह आता है कंपटीशन में, कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, कौन छोटा होगा। ऑर्डर पूछेगा तुमसे कि कौन सबसे लंबा बॉन्ड है, कौन सबसे छोटा बॉन्ड है। उसके बाद हम आएंगे उस फैक्टर्स पे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो बॉन्ड लेंथ, डेफिनेशन जस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला तुम्हारे पास बॉन्ड लेंथ। सबसे पहला तुम्हारे पास है बॉन्ड लेंथ। देखो एनसीईआरटी में, देखो हम एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहेंगे, ठीक है। बॉन्ड लेंथ, देखो बॉन्ड लेंथ क्या बोलना चाह रहा है, देखो गौर से, देखो जस्ट हम समझाएं तो ऐसा कुछ, फिर डेफिनेशन लिख लेंगे। मान लो यह कोई एटम है, यह कोई एटम है। एटम का नाम देते हैं ए। इसका न्यूक्लियस मान लो ये है, इसका न्यूक्लियस, इसका नाम देते हैं एक सेकंड को
कुछ भी नाम दे सकते हो, बट कुछ भी दो, हम N1 नाम देते हैं पहले एटम का न्यूक्लियस, और कोई दूसरा एटम है B, जिसका न्यूक्लियस N2। अब देखो हो क्या रहा है, इनिशियली मान लो यह दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी बोलते थे ना लाइट में ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब सच में वो इन्फिनिटी नहीं है बट बहुत दूर है, ये दोनों, ये भी बहुत ज्यादा सेपरेटेड है एट लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से मान सकते हो। तो जब बहुत दूर के डिस्टेंस पे होगा तो इन दोनों में इंटरेक्शन हो रहा होगा क्या? नहीं हो रहा होगा, जीरो इंटरेक्शन बोल सकते हो। इसी चीज को आगे आकर जैसे बोला तो कर्व बना के बताया, कुछ वैसा ही हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देना चाह रहे हैं। बहुत दूर है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, न इसका इफेक्ट इस पे पड़ रहा है न इसका इफेक्ट इस पे पड़ रहा है। उस टाइम पे हम लोग जस्ट एनर्जी को बोल देते हैं जीरो। बताया भेजे तुम लोग को इनफाइनाइट, पता नहीं बताऊंगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस से मानते हैं कि दोनों में इंटरेक्शन नहीं हो रहा, सिस्टम का एनर्जी जीरो है, ज्यूम कर लिया था, रेफरेंस बोलते थे ना पोटेंशियल एनर्जी, वैसा ही कुछ, वहां पे एनर्जी जीरो है दोनों। अब क्या हुआ, धीरे धीरे दोनों में अट्रैक्ट, जो नजदीक है, मान लो दोनों का डिस्टेंस थोड़ा कम की, तो दोनों में क्या होगा, जब दोनों नजदीक आएगा तो क्या होगा, क्या होगा सोचो, इसका न्यूक्लियस से कौन सा चार्ज होगा, अट्रैक्शन होगा। हालांकि उस डिटेल में भी नहीं जाएंगे, वो ग्राफ बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अट्रैक्शन होगा, दोनों नजदीक आएगा, नजदीक आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों ऐसा कुछ ओरिएंटेशन में, ऐसा कुछ ओरिएंटेशन में, उसके बाद जस्ट ये दोनों ओवरलैप करेगा, दोनों एटम, और जो ही ओवरलैप किया बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच। N1 ये पॉइंट था इसका न्यूक्लियस, N1। तो जब ये बॉन्ड बना, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, यही वह पोजीशन जहां पे दोनों में बॉन्ड बना है। इस टाइम पे दोनों के न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है वही कहलाता है बॉन्ड लेंथ, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा यही कहलाएगा तुम्हारा बॉन्ड लेंथ। यही कहलाएगा बॉन्ड लेंथ, इसी चीज को भाषा में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, ये तुम्हारा बॉन्ड लेंथ हो गया। अब जस्ट थोड़ा सा समझो, मान लो इस एटम का रेडियस हम मान ले आ रहे, एक सेकंड को, रेडियस सब लोग जानते हो आए, इसका अगर रेडियस मान ले आर बी, तो ये बताना जब बॉन्ड बना है तो जो बॉन्ड लेंथ लिखे हैं वहां पे वह आर ए प्लस आर बी से ज्यादा होगा या छोटा होगा? ये बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो तुम देख सकते हो ये कुछ 10th का सर्कल, टू इंटरसेक्टिंग सर्कल है, तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा वो लेस देन होगा R1 प्लस R2 से। खुद सोच सकते हो, बीच में कुछ कॉमन रीजन आ गया ना, तुम आर ए प्लस आर बी करोगे तो बीच में कुछ ऐसा एरिया जो दो बार तुम काउंट कर ली, इधर से भी और इधर से, बट वो सच में एक ही बार है। तो तुम ये बोल सकते हो आर ए प्लस आर बी जो होगा वो बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ से। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ जो होगा वो आर ए प्लस आर बी से थोड़ा थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा। उसका एक इक्वेशन भी होता है, लिखने वाले पूछ रहे, डेफिनेशन लिखो, बॉन्ड लेंथ लिखो, डेफिनेशन वही वाला, इट इज डिफाइंड एज वही डेफिनेशन लिखेंगे, एज द इट इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, it is defined as the equilibrium distance between the nuclei of two atoms, nuclei of two bonded atoms कर दो, क्योंकि बॉन्ड बन चुका है, उसके बाद हम लोग बॉन्ड लेंथ निकालना है। न्यूक्लिया वही एनसीईआरटी ला लिखो, जैसा बुक और सामने है, तो न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, खत्म। अब वो ओवरलैप कर गया, उस टाइम उन दोनों के सेंटर या जिसको न्यूक्लियस बोल रहे हो एटम का, उन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस, नोट में लिख सकते हो जस्ट ये पॉइंट, ये वाला आर ए प्लस आर बी जो होगा वो बॉन्ड लेंथ से बड़ा होगा, ये नोट में लिख लो जस्ट।
ठीक है। और इसका एग्जैक्ट इक्वेशन एक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इसमें नहीं दिया हुआ है, किसी किसी बुक में दिया होता है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला ये है, अब ये आर ए प्लस आर बी से बॉन्ड लेंथ क्या कम है, तो कितना कम है, उसी कमी को कितना कम हुआ उसी को एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, एम्पेरिकली निकाला गया। कोई साइंटिस्ट का नाम कोई एक्चुअली ध्यान नहीं, वो इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हैं। इक्वेशन ये है कि बॉन्ड बनाने के बाद जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, वह आर ए प्लस, नोट में 2 पॉइंट में, दूसरे सेकंड पॉइंट में लिख सकते हो, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09। जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी माइनस वाला टर्म तुम्हें ये बता रहा है कि कितना कम हो गया। कोई जरूरत नहीं, इसमें क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है, इसमें क्वेश्चन तुमसे नहीं आने वाला है, जस्ट बता दी। इसमें लिख लेना बी एल जो बॉन्ड लेंथ है, आर ए जो है फर्स्ट एटम का रेडियस है, आर बी सेकेंड एटम का रेडियस है, एक्स ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कुछ होता है, अगर पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल तो उसमें बताया गया होगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी। तो एक्स ए जो ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लिख लेना, एक्स बी जो बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जस्ट ये पता होना जैसे लिख दिए, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है एटलीस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन हो जाता है खत्म। अब जस्ट सोचो, हालांकि आगे लिखेंगे हम लोग फैक्टर्स वगैरह में, जस्ट सोचो, एक है ओवरलैपिंग, दोनों बहुत ज्यादा करीब आ गया, और एक हुआ ओवरलैपिंग हो गए तो ज्यादा डिस्टेंस पे, तो जब ज्यादा करीब आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, और छोटा। तो बॉन्ड लेंथ और छोटा हो जाएगा तो वह बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। यानी ये तुम बोल सकते हो कि अगर बॉन्ड लेंथ छोटा है तो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा बॉन्ड उतना वीक होगा, जो दोनों दूर दूर है, ज्यादा डिस्टेंस पे, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा। यही सब पॉइंट आगे लिखने वाले, बट अभी हम जस्ट बोल रहे हैं ताकि तुम लोग के दिमाग में ऐसा कुछ सोचो। चलो नेक्स्ट दूसरा लिखो। दूसरा क्या था अपना ऑर्डर में, देखो तो दूसरा बॉन्ड लेंथ के बाद क्या था, बॉन्ड एंगल लिखे सर, बॉन्ड एंगल लिखो, सेकंड में बॉन्ड एंगल। अब है अपना सेकंड में बॉन्ड एंगल। ये क्या, देखो इजी है, कुछ है नहीं। मान लो तुमसे हम बोले BCl3, BCl, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, और ये भी बॉन्ड है। ये क्या बोलता है, कोई भी दो एडजेसेंट बॉन्ड लो, एडजेसेंट बॉन्ड, ये ध्यान रखना, एडजेसेंट बॉन्ड लो, उनके बीच जो एंगल है वही कहलाएगा तुम्हारा बॉन्ड एंगल। तो कोई बोलेगा हम ये बॉन्ड लेंगे और इसके बगल में ये वाला बॉन्ड लेंगे, तो हम बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों के बीच जो एंगल है उसको बोल दोगे बॉन्ड एंगल, जितना भी डिग्री हो। कोई बोलेगा हम ये दोनों लेंगे, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा ये हो जाएगा बॉन्ड एंगल। थीटा से डिनोट कर सकते हो माने, तो कोई दिक्कत नहीं। ये बॉन्ड एंगल 1, तो थीटा 1 कर देते हैं इसको, और ये थीटा, इसी को लिख लो लैंग्वेज में जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में। क्या दिया हुआ देखो तो, मतलब ऑर्बिटल टर्म में सिंपल लिखो, इट इज लिखो, सिंपल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बात हुई, लिखो इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स, angle between two adjacent bonds in a molecule, आयंस भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, आयंस में भी तो बॉन्ड एंगल हो सकता है, बॉन्ड है तो आयंस भी हो सकता है, केमिकल स्पेसीज लिख सकते हो।
तो दो एडजेसेंट बॉन्ड लो, उनके बीच जो एंगल है वही तुम्हारा बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। चलो ये बॉन्ड एंगल हो गया। थर्ड में लिखो क्या है, बॉन्ड एनर्जी। देखो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी थर्ड में लिखो, बॉन्ड एनर्जी थर्ड में लिखो। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। थर्ड में हमारे पास बॉन्ड एनर्जी। देखो बॉन्ड एनर्जी क्या है, सिंपल देखो इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो हम लिखे H2 में HH के बीच बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यह बॉन्ड जो है ना, इस बॉन्ड को तुम्हें तोड़ना है, ब्रेक करना है, उसमें जितना एनर्जी लगेगा बोलोगे यही इसका बॉन्ड एनर्जी। तो किसी बॉन्ड के एनर्जी का मतलब ये होता है, उस बॉन्ड को अब तुम्हें अगर ब्रेक, हम बोले इन बॉन्ड को ब्रेक करो और इसे हम H+H में कन्वर्ट करके बताओ, अलग अलग दो एटम, मतलब पहले तुम्हारे पास दो H का अलग एटम था, वो बॉन्डेड हो गया, अब बॉन्डेड से वापस उनको सेपरेट करना है, तो कितना एनर्जी लगेगा वही कहलाएगा बॉन्ड एनर्जी। और यह यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो सेपरेशन कर रहे हैं H2 का H+H में, ये हम लोग गैसियस फेज में करते हैं, ये जस्ट ध्यान रखना। मतलब H2 जब गैसियस कोई भी बॉन्ड में जो डिफाइन करते हैं, देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ भी होता है गैसियस स्टेट। देखो डेफिनेशन पढ़ो एनसीईआरटी का। It is defined as the amount of energy required to break 1 mole of bonds of particle type between two atom gaseous state. हाँ, मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करना किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। रीजन क्या होगा समझ लो, जनरली जब लिक्विड सॉलिड में होगा ना, उस स्टेट में अगर तुम तोड़ोगे ना, तो एनर्जी का वैल्यू गलत आने का चांस इस सेंस में है कि सॉलिड लिक्विड में और सारा भी इंटरेक्शन हो सकता है जो प्रभाव डाल दे, और तुम्हारा एनर्जी वहां भी वेस्ट हो जाए, और तुम उस एनर्जी को भी काउंट कर लोगे बॉन्ड एनर्जी में। इसीलिए गैसियस फेज में, जहां पे और किसी चीज का इफेक्ट बहुत ज्यादा ना हो, उस फेज में बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ने में जितना एनर्जी लग रहा है वही बोलोगे बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। लिखो डेफिनेशन लिखो, इट इज डिफाइंड as the energy required, it is defined as the energy required to break one mole of a particular kind of bond, 1 mole of a particular kind of bond between two atoms in the gaseous state. It is defined as the energy required to break 1 mole of a particular kind of bonds between two atoms in the gaseous phase या gaseous state. Gaseous phase ही word ज्यादा सही हो, in the gaseous phase. देखो जैसे हम तुझे बोले किसी का दिया है क्या वैल्यू, देखो तो उसमें देखो HH के दिया, HH का देखो तो बॉन्ड एनर्जी दिया है, देखो तो कितना है 435.8 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब क्या समझो, 435। तुमको वैल्यूज याद नहीं रखना, पहले समझ लो, वैल्यूज एग्जाम में नहीं पूछता है, वो ऑर्डर पूछता है, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा वो पूछेगा, तुमसे ये नहीं पूछेगा इसका वैल्यू कितना होना, न्यूमेरिकल वैल्यू वो नहीं पूछने वाला। किलो जूल पर मोल, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इस एचएच का एक मोल बॉन्ड, मतलब समझ रहे हो क्या हुआ, ऐसा H2 को कितनी बार ब्रेक करो, 6.022 into 10⁻23 बार ब्रेक करो, मतलब एक H2 लो उसका तोड़ो, ऐसा Na जो लिखे थे हम लोग मोल्स में, उतना H2 के बॉन्ड्स को ब्रेक करो तो तुम्हें एनर्जी लगेगा इतना 435.8 किलो जूल पर। तो यहाँ से तुमसे हम पूछ सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में, यानी एक H2 का एक मॉलिक्यूल को के बॉन्ड तोड़ने में कितना लगेगा एनर्जी, तो तुम इसको डिवाइड कर दोगे कितना से, 6.022 जो भी था अवोगाड्रो नंबर। तो जनरली हम लोग मोल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, पर मॉलिक्यूल में बात नहीं करते मोल्स के टर्म्स, इसलिए वैल्यू इतना ज्यादा आता है 435.8 किलो, ठीक है। ये तुम्हारा बॉन्ड एनर्जी हो गया। उसी तरह आगे दिया O2 का भी, O2 का भी तोड़ोगे, दो बॉन्ड है, O प्लस O में तुम्हें तोड़ना है, ठीक है, O प्लस O में तोड़ना है तुम्हें। अब यहाँ जस्ट देखो आगे आकर के थोड़ा सा पॉइंट क्या दे वो समझना। अभी जो हम एग्जांपल ले रहे हैं बॉन्ड एनर्जी के लिए, उसमें देखो
HH, दो एटम वाला ले रहे हैं, बट अगर वो मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक हो गया, देखना लिखा हुआ हो जाएगा, पढ़ना करनी पड़े। जैसे एग्जांपल लिया H2O का, उस केस में क्या होता है समझना। सॉरी यार, उल्टा ही बना रहे हैं वाटर का। तो यहाँ ध्यान दो, देखो क्या हो। अब इस केस में तुमसे हम बोले हमें OH बॉन्ड को तोड़ना है, तो तुम पूछो कौन सा OH, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला या राइट वाला? तुम बोलोगे आइडेंटिकल, हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात, अभी तक तो आइडेंटिकल लग रहा है, ये वाला क्या फर्क पड़ता है, इधर से देखेंगे तो ये हो जाएगा, उधर से देखेंगे तो ये हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। बट सोचो जब तुम इसको गैसियस स्टेट में ले जाओगे, वही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जब तुम इसको ब्रेक कर रहे होगे, एक बार इसको ब्रेक कर दो मान लो, तो किस चीज में ब्रेक हो जाएगा? एक H तुम्हारा अलग हो गया, प्लस अभी OH तुम्हारा बचा हुआ है। समझ पा रहे हो? जी भैया। अब इस OH में वापस से जो OH का बॉन्ड है उसको भी ब्रेक करना है तुम्हें, तो ध्यान रखना, ये पहला बॉन्ड मान लो, पहला OH और ये दूसरा OH, पहला OH को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, दूसरे OH को ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगा। देखो वैल्यू दिए हुआ एनसीईआरटी में, देखो तो क्विकली। पहले OH को ब्रेक किया है, कहाँ है, आ गया, पहले OH को ब्रेक किया है तो 502 किलो जूल पर मोल लग रहा है, और दूसरे OH को जो ही ब्रेक किया तो 427 लग गया, कम लग रहा है। ये कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी जैसा है, अगर तुम लोग पीरियड पढ़े हो, जो लोग उन लोगों के लिए बोल रहे हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड वाला ज्यादा होता है, उल्टा होता है वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, जब तुम पहले को ब्रेक कर रहे हो ना, उस टाइम में इसका भी कुछ इम्पैक्ट है, बट एक बार जब ये चला गया तो अगला जो OH बॉन्ड है उस पर अब दूसरे हाइड्रोजन का इम्पैक्ट नहीं, वो अलग हो चुका है। ये कुछ ऐसा हो गया कि मतलब कोई एक आदमी बीच में खड़े हो, इधर से कोई दूसरा आदमी पकड़े, इधर से कोई दूसरा आदमी पकड़े हुआ, तो अभी स्टार्टिंग में दोनों पकड़े हुआ, बट एक जब हट जाएगा अब जो बचा दूसरा बॉन्ड, उस पर पहले वाले का इम्पैक्ट नहीं है, तो रिलेटिवली वो फ्री होगा, तो उसको तोड़ना रिलेटिवली आसान होगा, तो दूसरा OH तोड़ना तुम्हारा आसान हो जाएगा, कम एनर्जी लगेगा। अब क्वेश्चन आता है, अब कौन सा बॉन्ड एनर्जी रिपोर्ट करे भाई, ये वाले OH का या ये वाले OH का? तो उसी के लिए दिए हुआ है, ऐसे केस में एवरेज ले लेते हैं, 502 और 427 का एवरेज लेकर नीचे लिखे हुआ है, देख लो, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो, बट कुछ से बता दिए कि एवरेज लेके टेबल वगैरह में जो दिया रहता है वो एवरेज वैल्यू रहता है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी हो गया, डेफिनेशन जस्ट अभी हम लोग कर रहे हैं। चौथा करो क्विकली, चौथा लिखो बॉन्ड ऑर्डर, इजी है वो, लिख लियो तो सही है, नहीं लिखो तो नोट कर लो। डेफिनेशन शायद हम लिखवाई दिए, हाँ डेफिनेशन तो लिखवाई दिए। लिख लिए क्या? ये H2O वाले में लिख लेना, एनसीईआरटी से खुद जाकर घर पे नोट्स कंप्लीट सेम डे कर लिया करो, पर ही बोल देते हैं, ठीक है, सेम डे कर लिया करो, ये तो पेंडिंग हो जाएगा। जाओ जो हम बोले जाकर उस दिन नोट कर लिया करो अपने नोट्स में। H2O लिख के पहले OH के बॉन्ड का वैल्यू लिखना, दूसरे का लिखना, फिर दोनों डिफरेंट है, इसलिए हम लोग एवरेज वैल्यू रिपोर्ट करेंगे बॉन्ड एनर्जी में। हो गया, चलो बाकी लोग का हो गया कंप्लीट, चलो सही पे। चौथा लिखो बॉन्ड ऑर्डर, ये रिलेटिवली सिंपल है। बॉन्ड ऑर्डर, ये देखो अभी तुम्हारे लिए जो जितना समझना है वो हम बता दें, मतलब क्या, कोई दो एटम के बीच बॉन्ड ऑर्डर का मतलब सिंपल है, तुमको हम ये बोलना चाहेंगे कितना बॉन्ड है दोनों के बीच। सिंगल बॉन्ड है तो बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डबल बॉन्ड है तो बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ट्रिपल बॉन्ड है तो बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और बॉन्ड ऑर्डर 0 बोलने का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड है ही नहीं, बॉन्ड
है ही नहीं, ठीक है। ये डेफिनेशन देखो तो बुक में क्या दिया है, देखो तो बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू वही एटम्स इन द कितना बॉन्ड बना उसका, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, कितना बॉन्ड लिखो, क्विकली लिखो। इट इज डिफाइंड एज, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स found between two atoms। दो एटम में कितना बॉन्ड बना, सिंपल हम बोले H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा तो क्या बोलोगे, 1 बॉन्ड ऑर्डर इज 1। O2 का 2, N2 का 3। ऐसा नहीं हम H2O2 N2 लेंगे, तुझे पूछते ऐसा कुछ, देखो ये इथाइन का स्ट्रक्चर है, अल्काइन पढ़े होगे सब लोग 10th क्लास में। हम बोलेंगे इस CC बॉन्ड का ऑर्डर कितना, तो बोलोगे कितना बॉन्ड ऑर्डर, 3। CH बॉन्ड का कितना बॉन्ड ऑर्डर है, तो 1। तो अलग अलग भी हम लोग बोलते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, 3 बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1। ये बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0 लिख लो नीचे नोट में। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0 implies no bond is formed between the two atoms। बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब हुआ कि मतलब वो बॉन्ड ही नहीं है दोनों एटम के बीच, दोनों एटम सेपरेट है। ये हो गया तुम्हारा अभी के लिए। क्या 2 एटम के बीच मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड ऑर्डर ना, हाँ मैक्सिमम 3। अब यहाँ समझो गौर से, देखो ये बॉन्ड ऑर्डर तुम अभी पढ़ रहे हो ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी आता है, 3/2, 1/2, 0.5। तो 0.5 बॉन्ड तुमको समझ में नहीं आया, तो वहां पे बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन ही चेंज हो जाता है। वो बॉन्ड बताएंगे वहां पे, तो जस्ट तुमको बता रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू, ये तुम दिमाग मत पाल लो कि 1 2 3 ही होता है, तुम्हारे लिए भी यही है, बट आगे पढ़ोगे बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 1/2, 3/2, 5/2 ऐसा भी होता है। नया डेफिनेशन में पढ़ाएंगे बॉन्ड ऑर्डर का, समझ लो। तो फ्रैक्शन लिख लो, नोट में लिख लो, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल भी हो सकता है। वो आप हम लोग सॉल्व करेंगे, देखना वहां फॉर्मूला आएगा बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो देखना 3/2, 5/2 ये भी आएगा वैल्यू। बट जो मॉलिक्यूलर ले लो बात करें, वहां पे वैल्यू 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, बॉन्ड एक ही होगा, 2 ही होगा या 3 ही होगा। इसके बाद हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, अगले क्लास से करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे ये सब, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। मीटिंग एंड होने वाला है, ठीक है, वापस से हम लिंक ये करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा दूसरा पार्ट जो हम लोग कवर कर लेंगे।